हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फैंटम स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सो बेसिकली हम जो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है इसको पूरा डिटेल में आज समझने वाले हैं। तो इससे पहले हम पूरा डिटेल में जो एक्सपेरिमेंट है उसको स्टार्ट करें, उससे पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक ले लेते हैं कि वो क्या क्या हुआ था एक्सपेरिमेंट में, क्या किया था उन्होंने। देखिए, ये जो है ना, यही एक उन्होंने एक चैम्बर लिया हुआ था जिसमें दो प्लेटें थी। एक ऊपर वाला प्लेट P1 था और नीचे वाला प्लेट P2 था। सो ये दोनों प्लेट थी। बेसिकली ऊपर वाला जो प्लेट था वो था पॉजिटिव प्लेट और नीचे वाला प्लेट था वो नेगेटिव प्लेट था। यहाँ पे एक एटोमाइज़र लगाया गया था जिसमें उन्होंने ऑयल रखा था और ऑयल उन्होंने स्प्रे किया था ऊपर चैम्बर में। जो ऊपर वाला प्लेट था उसमें एक छोटा सा छेद था जिसके द्वारा जो ऑयल ड्रॉप्स जो थे वो नीचे आई दोनों के बीच में, और उसमें से एक ड्रॉप को उन्होंने कंसिडर किया था और उसी पे पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। इसमें जो है माइक्रोस्कोप यहाँ पे लगा हुआ है, उससे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था। यहाँ पे एक एक्सरे सोर्स है जिससे एयर का जो आयोनाइजेशन है उसको किया गया था बेसिकली। और फिर ये जो दोनों प्लेट्स थी वो एक बैटरी से कनेक्टेड थी। यहाँ पे एक प्लस पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड थी, जिससे जो है दोनों प्लेट चार्ज हो गई थी। और उसके बाद इस ड्रॉप पे जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क किया था और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट कर ही रहा था। सो इसी बेसिकली यही एक उनका सेटअप था जिस पे उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। सो अब डिटेल में उसको देख लेते हैं कि उन्होंने आखिर किया क्या था। एक्सपेरिमेंट को पूरा समझ लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज और E/m ratio of the electron by J.J. Thomson in 1897, Robert Andrew Millikan and Harvey Fletcher performed an oil drop experiment to measure the charge of an electron. This is called the Millikan's oil drop experiment. They found that the charge of an electron is minus 1.59 into 10 to the power minus 19 coulomb, which is very close to today's accepted value of the charge of the electron, that is minus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. So डिस्कवरी ऑफ स्पेसिफिक चार्ज हो चुका था, इलेक्ट्रॉन का भी डिस्कवरी हो चुका था और स्पेसिफिक चार्ज का जो वैल्यू है वो भी J.J. थॉमसन ने 1857 में निकाल लिया था। उस समय जो है रॉबर्ट मिलिकन और हार्वी फ्लेचर ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। और उसका मकसद क्या था परफॉर्म करने का? मकसद ये था कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू निकालनी थी। और उस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद जो उन्होंने वैल्यू निकाली थी वो -1.59 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आया था, और जो कि आज का जो वैल्यू है एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो कि है -1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, उसके काफ़ी क्लोज था। और उसके लिए जो है रॉबर्ट मिलिकन को जो है वो नोबेल प्राइज़ से सम्मानित भी किया गया था। तो ये देखिए उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप यही था जो हमने डिस्कस किया था। और एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था उसमें कुछ था नहीं, बस कंटेनर था और उस कंटेनर के अंदर जो है वो दो प्लेटें लगाई गई थी, एक अपर प्लेट एक लोअर प्लेट। अपर प्लेट जो था उसमें एक बहुत ही टाइनी होल था जिससे जो ऑयल ड्रॉप्स को नीचे आना था। साथ में जो यहाँ पे एक एटोमाइज़र लगाया गया था और इस एटोमाइज़र से जो है ऑयल को स्प्रे किया गया था। और जब स्प्रे किया गया था तो इसके नोज़ल में जो है वो फ्रिक्शन के कारण जो है ये ऑयल ड्रॉप्स जो हैं वो चार्ज हो गई थी। और इन जो ड्रॉप्स है ये कुछ ड्रॉप पॉजिटिवली चार्ज थी, कुछ नेगेटिवली चार्ज थी, कुछ अनचार्ज ड्रॉप भी थी। उसके बाद सारे ड्रॉप जो है वो इसके अंदर गए इस टाइनी होल से। और उसके बाद जो है इसमें से क्या किया गया, पहले तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि वो जो ड्रॉप है उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है और उसमें जो उन्होंने कुछ वैल्यूज़ निकाली थी। और दूसरे टर्म में उन्होंने क्या किया था कि उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया था और इसके बाद उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स एक साथ वर्क कर रही थी। और उसके बाद जो है उन्होंने ड्रॉप पे जो है कुछ ऑब्जर्वेशन करी थी और उसके बाद उन्होंने फाइनल वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की निकाल ली थी। सो ये देखते हैं, पहला जो ये फिगर बनाया गया है उसमें उन्होंने दिखाया है कि जो है यहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है एटोमाइज़र के द्वारा ऑयल ड्रॉप्स को। और यहाँ पे जो दूसरा जो है दिख रहा है इसमें जो दिखाया गया है कि जो है ये जो कुछ ड्रॉप्स हैं वो नीचे होल के द्वारा
जा रही हैं। अब देख लेते हैं apparatus इसमें क्या क्या यूज़ किया गया था। पहला था, दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब shaped external chamber in which two parallel metal plates are fitted. The upper plate has a fine opening or a hole in its middle. Both plates are connected by a high tension battery potential difference. The upper plate is connected with the positive terminal and lower plate is connected with the negative terminal of the battery. तो पहला जो था apparatus वो वही था कि वो चैम्बर था, उसको कंसिडर किया गया जिसमें दो प्लेट लगी हुई हैं और ऊपर प्लेट के पास एक टाइनी होल है। दोनों प्लेट्स जो हैं एक बैटरी से कनेक्टेड हैं। जो बैटरी जो है वो हाईली टेंशनड होना चाहिए, 3000 से 10,000 वोल्ट्स जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। जो दूसरा उन्होंने डिवाइस यूज़ किया था, दूसरा apparatus वो था एक स्प्रेयर containing a non volatile oil and so that the small charged oil drops can be sprayed between the plates. तीसरे नंबर पे उन्होंने एक आर्क लैम्प को भी उसमें फिट कर रखा था कि जो ऑयल ड्रॉप है उसको एल्यूमिनेट किया जा सके और उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सके। चौथे नंबर पे जो है उन्होंने एक एक्सरे जो है उसका भी यूज़ किया था, प्रोवाइडेड बिटवीन द प्लेट्स फॉर द आयोनाइजेशन पर्पस ऑफ द एयर बिटवीन द प्लेट्स। और पाँचवें नंबर पर उन्होंने एक माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था ऑब्जर्व करने के लिए। अब वर्किंग की देख लेते हैं, वर्किंग कैसे कर रहा था वो सारा उनका apparatus. When a fine spray of the volatile oil drop is produced by the atomizer in the chamber above the two plates, then the droplets become charged. During spraying, due to the frictional effect at the nozzle of atomizer, some of the oil droplets enter between the plates through the fine hole or opening in the upper प्लेट। जब स्प्रे किया गया एटोमाइजर से ऑयल ड्रॉप के तो उसके नज़ल में फ्रिक्शन हुआ और जिसके वजह से जो है वो ऑयल ड्रॉप्स जो हैं वो चार्ज हो गई। दोनों प्लेट के ऊपर जो एक चैम्बर बना हुआ था उसमें सबसे पहले एटोमाइजर से स्प्रे किया गया और उसके बाद नोज़ल में फ्रिक्शन के वजह से जो है वो चार्ज हो गई थी। द ड्रॉपलेट्स आर illuminated by focusing the light from an arc or the powerful lamp on the drop with the help of convex lens. These illuminated drops are observed through the microscope provided with a scale. तो क्या किया गया उसके बाद से जब वो ड्रॉपलेट्स जो है एंटर हो गए दोनों प्लेट्स के बीच में तो उसके बाद एक आर्क लैम्प जो था उसको कॉन्वेक्स लेंस से फोकस करके उस ड्रॉप को अच्छे से ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप के हेल्प से। The entered oil drops between the plates moves downwards due to their own weight. Some of these drops are positively charged, some are negatively charged, and the rest are uncharged. When an electric field is applied between the plates, the negatively charged drop will experience attraction towards the upper positive plates. One of these negative charge drop is selected for the observation. So oil drop जो है अब दोनों प्लेट्स के बीच में जब आ गई तो अगर उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज यूज़ नहीं हुआ था जब तक तब तो वो अपने वेट की वजह से जो है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही थी। लेकिन जब उस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अप्लाई कर दिया गया तब नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप था, ओनली नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप वो ऊपर की तरफ मूव करने लगा ड्यू टू अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव प्लेट। और उसी में से जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप को हमने कंसिडर किया, उन्होंने मिलिकन ने कंसिडर किया उनके ऑब्जर्वेशंस के लिए। यहाँ पे ये फिगर देख सकते हैं, वही सेम फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप उन्होंने कंसिडर कर लिया है। लेकिन यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो है ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है इस फिगर में, यानी कि यहाँ पे सिर्फ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है इस नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप के ऊपर जो उन्होंने इसमें कंसिडर किया हुआ है। थ्योरी थ्योरी उन्होंने दो केस लिया था। पहला केस उन्होंने लिया कि उसमें सिर्फ मोशन ऑफ द ऑयल ड्रॉप अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स एलोन लिया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर में ही उस चार्ज को लिया था पहला केस। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ड्रॉप्स falls freely under the gravity which is opposed by the viscous force of the air Fv1 and the buoyant force Fb will also act on the drop in the upward direction. यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है कि कैसे जो है बैटरी से यहाँ पे कनेक्शन जो है वो काटा गया है दोनों ही प्लेट्स का और यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन इज़
जो ये जो चार्ज ड्रॉप है इस पे वर्क कर रहा है। When a downward force Fg is balanced by the upward forces, then the drop acquires a steady velocity और टर्मिनल वेलोसिटी v1। तो ये जो ड्रॉप है अभी इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इस पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में Fg, ऊपर के डायरेक्शन में बुयेंट फोर्स जो कि हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में ही लगता है, और यहाँ पे Fv1 लग रहा है जो कि विस्कस फोर्स ऑफ एयर है जो कि हमेशा अपोज करता है वेलोसिटी को एयर में। सो यहाँ पे नीचे जा रहा है तो विस्कस फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। अब दोनों ही फोर्सेस जब बैलेंस होंगी तो स्टडी वेलोसिटी को जो है अटेन कर लेगा, एक्वायर कर लेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और v1 वेलोसिटी से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखते हैं इस टर्म को तो ये हो जाएगा Fg इज इक्वल टू Fb प्लस Fv1। Fg जो होता है वो इक्वल टू होता है mg, दैट इज़ इक्वल टू, और मास को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो नॉट, और g को सेम लिख देंगे तो Fg इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो नॉट g। Fb को भी सेम हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो ए जी, और Fv1 जो है वो इक्वल होता है 6 पाई आर ईटा v1 के। यहाँ पे कुछ अननोन क्वांटिटीज आई जैसे रो नॉट, तो रो नॉट जो है वो डेंसिटी ऑफ ऑयल है, रो ए है डेंसिटी ऑफ एयर, आर है रेडियस ऑफ द ड्रॉप, एंड ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दूसरा अब यहाँ पे केस उन्होंने लिया था जब उस पर दोनों ही फोर्सेस को एक साथ एक्ट कराया था और दोनों ही फील्ड के बीच में रखा था ऑयल ड्रॉप को, और ये है दूसरा कंडीशन, द मोशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ड्रॉप अंडर द सिमुल्टेनियस इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यहाँ पे दोनों ही फील्ड के बीच में जो है उन्होंने रख दिया था ऑयल ड्रॉप को। सो ये देख सकते हो ये बैटरी से जो है वो अब कनेक्टेड कर दिया गया है और इस पे जो है दोनों ही फोर्सेस एक्ट कर रही है। सो ये जो नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप है और नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप है तो ये ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे के डायरेक्शन में ही रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो ये रहा चार्ज ड्रॉप, और इस ड्रॉप पे जो है अभी 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहला Fg नीचे के डायरेक्शन में, दूसरा है Fb जो कि हमेशा ऊपर ही लगता है बुयेंट फोर्स, ऊपर में एक और फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, और नीचे के डायरेक्शन में अब लग जाएगा विस्कस फोर्स ऑफ द एयर Fv2। और जब ये सारे फोर्सेस बैलेंस होंगी तो इस ड्रॉप को जो है एक स्टेडी वेलोसिटी मिल जाएगी जो कि ऊपर के डायरेक्शन में होगी। v2 वेलोसिटी से ड्रॉप ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। यहाँ पे कुछ टर्म आई हैं जैसे Fe, और Fe जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये होता है QE के बराबर। ओके, Fe जो है वो QE के बराबर होता है। Fb जो है वो बुयेंट फोर्स है, Fg जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और Fb2 विस्कस फोर्स है। इन सभी की वैल्यू जो है हमने पिछले सेक्शन में देखी हुई थी। अब फिर इसको भी मैथमेटिकली अगर लिखते हैं तो Fg प्लस Fv2 इज इक्वल टू Fe प्लस Fb हो जाएगा। नीचे के डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं, ऊपर के डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, अब मेन इसका पार्ट है कैलकुलेशन का पार्ट। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप निकालना है। सो रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप हम निकाल लेते हैं विथ द इक्वेशन नंबर 1 जो कि था Fg इज इक्वल टू Fb प्लस Fv1, और Fv1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Fg माइनस Fb, ये इस साइड आ जाएगा। ओके, सो उसके बाद सारे वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे जो हमने पिछले सेक्शन में निकाली थी, दैट इज़ Fv1 इज इक्वल टू 6 पाई ईटा Rv1, Fg इज इक्वल टू था 4/3 पाई आर क्यूब रो नॉट g, और Fb इज इक्वल टू जो था वो था 4/3 पाई आर क्यूब रो ए जी। दोनों को माइनस करने के बाद ये इक्वेशन आएगा। ये इक्वेशन आएगा कुछ ऐसा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब को कॉमन ले लिया है। सो यहाँ पे रो नॉट माइनस रो ए ब्रैकेट में बच गया, इंटू जी भी कॉमन आउट है। और यहाँ पे जो आर क्यूब जो है
आर क्यूब को आर इंटू आर स्क्वायर से लिख दिया गया है, और एक आर से एक आर जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला कैंसिल आउट हो जा रहा है। सो यहाँ पे जो आगे बच रहा है 4 पाई ईटा V1 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू रो नॉट माइनस रो ए इंटू जी है। फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, आर स्क्वायर इधर रह जाएगा और बाकी बचे टर्म है वो इस साइड आ जाएंगे। उसके बाद से कट कर देंगे, 4 को 6 से 3/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमको आर स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज़ 9 इंटू ईटा V1/2 इंटू रो नॉट माइनस रो ए इंटू जी। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। आर स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल गया, और साथ में हम आर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और आर का वैल्यू हम निकालेंगे, दैट इज़ सभी का पावर जो है वो 1/2 लग गया। सो ये हम आर का वैल्यू निकल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 को, जब दोनों फोर्सेस साथ में काम कर रही थी। इस केस में जो था वो FE प्लस FB इज इक्वल टू FG प्लस FB2 था। यहाँ पे फिर से FE इज इक्वल टू हम लिख लेंगे FG माइनस FB प्लस FB2। यहाँ पे FB जो है उसको हम लेके आए हैं इस साइड में, दूसरे साइड में, और उसके बाद फिर से हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। FE जो इक्वल था QE के इक्वल था, और बाकी सारे वैल्यूज़ तो हमने पिछले सेक्शन में निकाले ही थे, सभी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। QE इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब को फिर से कॉमन लिया गया है, रो नॉट माइनस रो ए इंटू जी बचा है, इस टर्म को सेम रहने दिया गया है। उसका अगला स्टेप यहाँ पे जो है वो 2 पाई आर को कॉमन लिया गया है इन दोनों में से, और यहाँ पे अंदर जो बच रहा है ब्रैकेट के अंदर, दैट इज़ 2/3 आर स्क्वायर इंटू रो नॉट माइनस रो ए इंटू जी प्लस 3 ईटा V2 इज इक्वल टू QE। अब इक्वेशन नंबर 3 में जो हमने आर स्क्वायर का वैल्यू निकाला था उसको यहाँ पे पुट कर देंगे इस वैल्यू के जगह पे। सो यहाँ पे जो हमको मिल जाएगा QE इज इक्वल टू 2 पाई आर 2/3 इंटू 9 ईटा V1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रो नॉट माइनस रो इंटू जी, जो कि आर का वैल्यू है ये सारा, और बाकी सब सेम रख देंगे। फिर ये सारा टर्म आपस में कट जाएगा, ये 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमको मिलेगा QE का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू होगा 2 पाई आर इंटू 3 ईटा V1 प्लस 3 ईटा V2। फर्दर यहाँ पे जो है 3 ईटा को कॉमन ले लेंगे, तो इस साइड बच जाएगा QE इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू V1 प्लस V2, और Q का जो वैल्यू हमको यहाँ पे चार्ज जो कि हमको बेसिकली निकालना था वो इक्वल हो जाएगा 6 पाई ईटा आर इंटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई E। अब E का जो वैल्यू जो है वो हमको पता है होता क्या है, E का वैल्यू E इज इक्वल टू होता क्या है, V/D होता है। तो फर्दर वैल्यूज़ को हमको पुट करने के बाद जो है वो मिल जाएगा Q इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू V1 प्लस V2 इंटू D डिवाइडेड बाई V। चूँकि E नीचे है तो ये अपोजिट हो जाएगा, D ऊपर चला जाएगा और V नीचे आ जाएगा, और Q का जो वैल्यू हमको मिलेगा वो मिलेगा इक्वेशन नंबर 7 में, दैट इज़ 6 पाई ईटा V1 प्लस V2 इंटू D इंटू R डिवाइडेड बाई V। R को जो है वो यहाँ से यहाँ हमने बाहर लिख लिया, क्योंकि अब R का वैल्यू भी हम पुट करने वाले हैं जो इक्वेशन नंबर 4 में हमने पुट किया निकाला था। सो इक्वेशन नंबर 4 से जो हमने R का वैल्यू निकाला था उसको यहाँ पे अब पुट कर देंगे, तो Q का जो वैल्यू आएगा दिस विल बी Q इज इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू V1 प्लस V2 इंटू D डिवाइड बाई V इंटू 9 ईटा V1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रो नॉट माइनस रो ए इंटू जी का होल पावर 1/2। हेयर Q जो है वो इक्वल है 6 पाई ईटा V1 प्लस V2 इंटू D डिवाइडेड बाई V इंटू 9 ईटा V1 बाई 2 इंटू रो नॉट माइनस रो इंटू जी का होल पावर 1/2। ये इक्वेशन नंबर 8 है। फर्दर बस इसको अब कुछ करना नहीं है, बस सॉल्व करते जाना है आगे, और सॉल्व करने के बाद हमको जो है फाइनल वैल्यू जो मिलेगा उसमें हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो कि नॉन क्वांटिटीज़ होंगी, और उसके बाद जो है जो मिलिकन ने वैल्यू पुट किया था उस समय, और उसके बाद उन्होंने जो है रिज़ल्ट निकाला था। तो इसको कैलकुलेशंस को और आगे देख लेते हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। Q इज़ इक्वल टू जो है 6 को ब्रेक कर लिया 2 इंटू 3 में, ईटा इंटू V1 प्लस V2 इंटू D डिवाइड बाई V सेम रखा। यहाँ 9 को भी ब्रेक कर लिया 3 इंटू 3 में, चूँकि इसको बाहर लेके आएगा 3 में, 3 को बाहर कर देगा, और ये जो कुछ टर्म्स को जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर लेके आना है। सो 2 स्क्वायर का पावर 1/2 कर देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसको
इसके अंदर लेके आएंगे कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। साथ में ईटा को भी इसके अंदर लेके आना है। सो ईटा स्क्वायर करके 1/2 पावर कर लेंगे तो इसके वैल्यू में भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सो क्यू का जो वैल्यू है वो हमको मिल जाएगा 9πd इंटू V1 प्लस V2 डिवाइड बाई V इंटू 2 स्क्वायर इंटू ईटा स्क्वायर इंटू ईटा इंटू V1 डिवाइड बाई 2 इंटू रो नॉट माइनस रो ए इंटू जी टू द होल पावर 1/2। ये अब 2 स्क्वायर को अंदर लेके आ गया और ईटा स्क्वायर को अंदर लेके आ गया। सो ये 2 से जो है वो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर बचा हुआ जो भी टर्म है हम उसको लिख लेंगे। सो बचा हुआ टर्म लिखने के बाद हमको मिलेगा इक्वेशन नंबर 9, दैट इज़ Q इज इक्वल टू 9πd इंटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई कैपिटल V इंटू 2 ईटा क्यूब V1 डिवाइडेड बाई रो नॉट माइनस रो ए इंटू जी टू द होल पावर 1/2। सो ये जो इक्वेशन नंबर 9 जो मिल गई थी, इसमें सभी वैल्यूज़ को नोइंग द वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी of RHS of the equation number 9 and putting it the charge Q on the experimental drop can be determined. Millikan investigated the charge drop on the large number of oil drop with his apparatus and found that the charge of the oil drop was always an integral multiple of the value E. सो ई के जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल के हमेशा बराबर आ रहा था। उन्होंने कई बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, कई अलग अलग ऑयल ड्रॉप्स पे परफॉर्म किया और ई का जो वैल्यू था 1.60 × 10⁻⁹ कूलम जो था, वेयर एन इज़ अ एंटीजर। सो उन्होंने जो फाइनली वैल्यू निकाला था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वो था -1.59 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि आज के एक्सेप्टेड वैल्यू जो है उसके काफ़ी क्लोज है, वो है -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। सो इसके लिए रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन को जो है वो नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। तो यही थी आज की वीडियो गाइस, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझा होगा और सारे नोट्स के साथ इसमें मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप एग्ज़ाम में भी अगर आपको पूछा जाए, किसी भी एग्ज़ाम में बीएससी में अधिकतर पूछा जाता है, इसको 12 में भी पूछा जा सकता है, तो जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाए आप इसको अच्छे से लिख कर आओ